हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप लोगों का मैं वेलकम करता हूं नीट यूजी के क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे। आज भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को ही। पिछले दो लेक्चर्स में हमने देखा, दो स्लाइड्स में हमने देखा कि सैम्पल क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं आपके नीट यूजी के पेपर में। आज की इस स्लाइड में और जो शाम वाली स्लाइड है उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। एक एक क्वेश्चंस को मैं प्रॉपर तरीके से हिट करूंगा और आप पाएंगे कि हमने जो ये पिछली दो शीट्स की हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड जो नीट यूजी की प्रॉब्लम्स आती हैं वो समवॉट वैसी ही होती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस स्लाइड को। और स्लाइड को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दूं। जैसा अगर जो लोग देख रहे होंगे उन्हें पता होगा, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ केमिस्ट्री में। और मैंने नेट भी कर रखा है जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 थी। और पिछले कई दिनों से मैं आप जैसे कई बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ और आगे भी पढ़ाता रहूँगा। आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। ये इंडिया का सबसे अच्छा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको मिलते हैं इंडिया के सबसे अच्छे एजुकेटर्स और साथ ही साथ यहाँ आपको एक प्रॉपर वे में डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा जैसा मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। प्रीवियस ईयर भी हम कर रहे हैं तो हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से भी स्टार्ट कर दिया। यहाँ लाइव टेस्ट और क्विजेस के थ्रू आपको सारा प्रैक्टिस कराया जाएगा। और गलती से आपकी अगर कोई भी क्लास मिस हो जाती है, मैं तो कहूँगा ये गलती तो कभी मत करना भाई, क्लास मत मिस करो आप कभी भी, ठीक है, उससे आप ही पीछे जाते हो। तो अगर गलती से मिस हो जाती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, आपके लिए सहूलियत होगी। अगली चीज मैं बताना चाहूँगा कि जब आप तैयारी करते हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए, प्रॉपर मैनर में जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप 2 साल या 1 साल के सब्सक्रिप्शन को ही प्रेफर करें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप मेरे कोड को जरूर यूज़ करें जो है SHUBH। इससे आपको मिलता है 10% और भी डिस्काउंट। और आप देख सकते हैं फीस कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं तैयारी। तैयारी का पहला स्टेप हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का मैं बता देता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो ये सीरीज है फर्स्ट चैप्टर की। मैं ये चैप्टर 1 लेके आया हूँ, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें मैंने 2 एक्सरसाइज करा दी है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने 2 शीट रखी हुई है, 1 और 2। तो ये 1 अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और 1 में मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे पिछले साल से, यानी कि 2019 से लेकर के 2005 तक के नीट और AIPMT में जितने सवाल पूछे गए उनको डिस्कस करूंगा। और सेकेंड वाली सीरीज में मैं डिस्कस करूंगा 2005 से पहले के जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनको डिस्कस करूंगा। वो आज मैं 8 बजे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो प्लीज इसको अटेंड कीजिए और इसको भी आप लोग अटेंड करने के लिए तैयार रहिए। देखो आते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। तो हाँ, मैं अगले चैप्टर से आपके एम्स के प्रीवाई क्यूज को भी इंक्लूड करूंगा। ये चैप्टर काफी इजी है तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिले नहीं। एम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े और अच्छे होने चाहिए, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम से उनको भी इंक्लूड करूंगा। ओके, देखो जैसा कि ये क्वेश्चन है आपका स्टोइचियोमेट्री का, तो स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चंस में जब अमाउंट की बात की जाती है तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमको सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है वो प्रॉपर बैलेंस्ड वे में लिख लेनी चाहिए। तो भैया हैबर प्रोसेस का मतलब क्या होता है, हैबर्स प्रोसेस क्या होता है, बहुत फेमस है ये, अमोनिया बनाने के लिए यूज होती है और इसमें यूज किया जाता है अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को, जिससे आपको मिलती है अमोनिया। अब स्टोइचियोमेट्रिक क्या क्या रेशियो यहाँ दिख रहा है आपको, 1 मोल अगर हम नाइट्रोजन का लेते हैं, 3 मोल हाइड्रोजन का लेते हैं तो हमें 2 मोल अमोनिया का मिलता है। ये चीज एकदम क्लियर है। तो कह रहा है कि भाई तुमको बनानी कितनी है, 20 मोल अमोनिया बनाना है, 20 मोल अमोनिया। तो अगर आपको एनालिसिस करना आता है थोड़ा बहुत भी,
तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर 2 मोल बनाने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो भाई 1 मोल बनाने के लिए कितना चाहिए, 3/2 चाहिए, तो 20 के लिए कितना चाहिए होगा, 3/2 इंटू 20, दैट इज कमिंग आउट टू बी 30। तो हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। हाँ हाँ, एम्स की भी क्लासेस हम लेंगे, ठीक है। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ये आपके नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चंस था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नीट 2019 का क्वेश्चन कितना इजी था, ठीक है। ये उड़ीसा नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये उससे तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेटर ही है ना। देखो क्या कह रहा है, और देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये तुम्हारे रिलेशन वाले की मोलैरिटी दे दिया है, मोलैरिटी पूछा हुआ है, मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है। मैं मतलब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग वो रिलेशन जो होती है ना, उसको क्रैम मत कीजिए। उसको क्रैम करोगे यार, कितने फॉर्मूले तुम रट लोगे, बताओ ना। मोलैरिटी का मोलैरिटी में, मोलैरिटी का मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन का मोलैरिटी में, नॉर्मेलिटी में। तुम हिट किया करो डेफिनेशन पे। डेफिनेशन को अगर तुम प्रॉपर्ली समझ चुके हो ना, तो तुम किसी भी तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हो ये रिलेशन वाले। देखो जैसे मैं यहाँ पर सिंपल वो जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगा के नहीं करूंगा, यहाँ मैं डेफिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो जैसे क्या कह रहा है ये कि द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो भैया डेंसिटी यही धीरे से नोट कर लो, क्या है, 1.28 ग्राम पर ml। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml ही होता है। और मोलैरिटी सोल्यूशन की दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2 मोलर दी हुई है। ये तो मैं इतना डिटेल में कर रहा हूँ ना, आप जब परीक्षा में करते हो तो और तेज दिमाग चलता है, इसी को अकेले मुझे करना होता था, ये कि 1 मिनट में हो जाता है। खैर समझते हैं, इसको देखते हैं। अब मोलैलिटी पूछ रहा है कि मोलैलिटी क्या, तो मोलैलिटी के लिए चाहिए क्या क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और वो भी किसमें, केजी में। ये दोनों चीजें हमें जाननी है। अब ये सोल्यूशन बाइनरी है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, और मोलैरिटी इसकी क्या है, 2 मोलर है। तो यही मोलैरिटी से उठा लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये आपके रिवीजन के लिए अच्छा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब ये मोलैरिटी मोलैलिटी ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो चाहे जितने भी अमाउंट के लिए निकालो सेम आएगा। तो सबसे अच्छा क्या रहता है, स्टैंडर्ड एजम्पशन लो। तो चलो हम मान लेते हैं 1 लीटर सोल्यूशन है, तो मोलैरिटी 2 होने की वजह से 2 मोल क्या हो जाएगा, इसमें 2 मोल हो जाएगा NaOH, ठीक है। 1 लीटर सोल्यूशन का मतलब 1000 ml सोल्यूशन है, और सोल्यूशन की डेंसिटी, हाँ हाँ सारा का सारा क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। और पी वाई क्यूज के साथ साथ मैं थोड़े सैम्पल क्वेश्चंस भी कराता हूँ, आप लोग पिछले लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं। वहां मैंने कोशिश की है कि इस चैप्टर से आपको जितना आसान तरीके से रूबरू करा सकता हूँ वो कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी पहले फ्लो में ये कर लेते हैं। देखो सोल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml दिया हुआ है, और सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी हुई है भैया, 1.28 ग्राम पर ml। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा बताओ ना भाई, वॉल्यूम 1000 ml है और डेंसिटी 1.28 ग्राम पर ml है, तो कितना हो जाएगा, 1280 ग्राम। दैट इज, जिसको हिंदी नहीं समझ आती, 1280 ग्राम्स। दिस इज द मास ऑफ सोल्यूशन। और सोल्यूट कितना है उसमें, देखो 2 मोल है, और सोल्यूट कौन है, NaOH है। NaOH का मोलर मास कितना होता है भैया, 40 होता है। तो 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये 80 ग्राम हो गया क्या, सोल्यूट। क्वेश्चन में पूछा क्या है, मोलैलिटी, और मोलैलिटी लिए चाहिए क्या तुमको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑलरेडी गिवन है, 2 मोल, ओके। हम ये सब जो तिकड़म कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम कर रहे हैं किसके लिए, सॉल्वेंट के मास को निकालने के लिए। तो जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा भैया, सोल्यूशन बनता किससे है, सोल्यूशन बनता है तुम्हारा किससे, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। और सोल्यूशन का मास कितना आ रखा, 1280 आ रहा है। तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए तुम करोगे क्या, सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास घटा दोगे। तो सोल्यूशन का मास तुम्हारे पास 1280 है, और सोल्यूट का मास 80 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास कितना आ गया, 1200 ग्राम आ गया ना। लो भाई, हमको निकालना था मोलैलिटी, चाहिए था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। दोनों चीजें हमारे सामने, बस एक चीज का कमी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 2 दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट 1200 ग्राम दिया हुआ है।
और ये चाहिए होगा हमको किलोग्राम में, तो इसको तुरंत बदल दो ना, ये कितना हो जाएगा 1.2 केजी हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 1.2, ये आ गया 20/12। हिंदी आती है ना सबको समझ में? हाँ, 10/6 दैट इज 5/3 दैट इज 1.67। हाँ भाई, जो भी सी बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है, ठीक है, 1.67 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ना, हमने बिना किसी रिलेशन को याद किए, बस हमको डेफिनेशन पता थी, हम डेफिनेशन समझे हुए थे, आसानी से कर लिया, कोई बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, कौन बोल रहा है भाई? कोई दिक्कत नहीं होगी फिजिकल में, आप इसको पहले सीरीज को फॉलो कीजिए, और मेरा जो सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है वहां मैं क्लास लेना शुरू करूंगा और एकदम क्रक्स से स्टार्ट करूंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे कोड को यूज करके। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिजिकल में। तब परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखो, अब ये नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर लगा देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि भाई जो बच्चा अभी 11th में इंटर किया होगा ना, वो इसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ मोल के साथ साथ थोड़ा सा रिएक्शन का फंडा भी इन्वॉल्व है। खैर जानते हो तो अच्छी बात है ना। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड। भैया फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, यही लिख लेते हैं, HCOOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पहला एलिमेंट, पहला कंपाउंड, ठीक है। एंड और ये कितना दे रखा है, 2.3 ग्राम दे रखा है। मोल कंसेप्ट की बात हो रही है, तो यहीं पे इसको ना मोल में कन्वर्ट कर लो। तो फॉर्मिक एसिड कितना दे रखा है, देखो फॉर्मिक एसिड का जो मोलर मास होता है वो होता है 1 + 12 + 32 + 1, जिसको एकदम नहीं आता एकदम जोड़ के देख लो भैया, ठीक है। 44 और 46, 46 इज द मोलर मास ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो इसके मोल्स कितने हो गए, 2.3 डिवाइडेड बाई 46, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1/20 मोल, है ना। दूसरी चीज कह रहा है 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इज गिवन। व्हाट इज ऑक्सैलिक एसिड, है ना, COH COH, या बहुत लोग लिख देंगे क्या, H2C2O4। ये कितना दे रखा है, 4.5 ग्राम दे रखा है। 4.5 ग्राम का मतलब क्या हुआ, पहले चलो इसका मोल निकाल लेते हैं भाई। 12 12 हो गया, 24 + 64, 24 + 64 कितना हुआ, बोलो, लिखो भाई, 24 + 64 कितना हुआ, 88 ना यार, 88 और 90, सो 90 इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो ये कितने मोल्स हो गया, 1/20 मोल्स अगेन, ठीक है। हाँ एकदम सही लिख रहे हो। हाँ चलो, तो जब हम फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, तो मालूम है क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। और जब हम ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और वाटर भी बनता है। ये मेरे ख्याल से पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो ये चीजें बन गई हैं। अब क्या रहा है कि ये जो मिक्सचर था जिसमें 1/20 मोल और 1/20 मोल तुम्हारी ये दोनों चीजें थी, इनको हमने H2SO4 से पास कर दिया। तो H2SO4 करता क्या है, H2SO4 से जब तुम पास करोगे तो ये H2SO4 इन लोगों को उठा लेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो वाटर को वो क्या लेगा, अपने साथ लेके चला जाएगा। और KOS से जब पास किया जाएगा, तो KOS तुमको पता है बेस होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एसिडिक गैस होती है, तो बेस क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के लेके चला जाएगा। तो इन सब H2SO4 और KOH दोनों से पास करने के बाद आपके पास बचेगा कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस केवल बचेगी। अब अमाउंट पूछ रहा है, तो भैया ये तुम 1/20 मोल लिए थे ना, और ये भी 1/20 मोल लिए थे, और स्टोइचियोमेट्री क्या कहती है, जितना ये लिए थे उतना ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ से 1/20 मोल ये बन जाएगा और 1/20 मोल ये बन जाएगा। तो टोटल CO कितनी बची, 1/20 1/20, यानी कि 1/10 मोल। और कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, 12 और 16 कितना होता है, 28 ना। तो 1/10 इंटू 28, ये आ जाएगा तुम्हारा 2.8 ग्राम्स। ये रहा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, एकदम सही।
अब यही बोला ना मैंने, जब आप लोग रिएक्शंस पढ़ोगे ना वहां से आपको पता चल जाएगा, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं, रॉकेट साइंस नहीं लगा दिया मैंने, ये सिंपल सी चीज है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। एकदम सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है ना? सबको आ गया समझ में? यस कमेंट कीजिए सब लोग अगर आ गया है समझ में तो। तब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो लेट्स सी अगला क्वेश्चन क्या है। देखो, ये नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इन विच केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ध्यान देना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं कह रहा है ना, वाटर इज मैक्सिमम। तो भाई यहाँ बहुत लोग ना गलती करके आए थे, ये 18 ml वाटर पे वो वाला लगा दिए थे 22.4 से डिवाइड करके। तो प्लीज यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि 22/22.4 से डिवाइड कब किया जाता है, जब आपका सब्सटेंस गैसियस हो, और यहाँ वाटर वेपर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? तो जब वाटर केवल दिया हुआ है तो वाटर की नेटिव स्टेट क्या होती है, लिक्विड स्टेट होती है, तो आपको लिक्विड कंसिडर करके चलना है। तो आओ हर एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, 18 ml वाटर है। अब वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, है ना? यहाँ 22.4 वाला फंडा मत लगा देना, ओके? जब नहीं दिया हुआ है बेटा वो, तो हम एनहाइड्रस यहाँ पर लेके चलेंगे, ठीक है? वो हाइड्रेटेड दे रखा होता है तब हम बात करते हैं उसकी। 18 ml डेंसिटी कितनी होती है प्योर वाटर की, 1 ग्राम पर ml होती है, तो यानी कि 18 ml वाटर अगर दिया हुआ तो ये 18 ग्राम है, समझे? और 18 ग्राम का मतलब डिवाइड कर दो 18/18 मोलर मास ऑफ वाटर से, 1 मोल वाटर, और 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, Na मॉलिक्यूल्स, ओके? ऑप्शन नंबर बी को अगर हम चेक करते हैं, ये क्या दिया हुआ है, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, ये कितना हो जाएगा 0.18 डिवाइडेड बाई 18, ये तो सबको समझ आ ही गया होगा यार, 1/100 मोल होगा, तो यानी कि Na/100 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये पहले वाले से तो कम ही हुआ, यानी कि दूसरा ऑप्शन तो गलत है, अभी तक पहला ही सही चल रहा है ना? सी ऑप्शन को अगर हम देखें तो ये कह रहा है 0.2000224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एंड, तो भाई अब देखो वाटर वेपर दिया हुआ है तो यहाँ 22.4 वाला फंडा लगा सकते हो, है ना? तो ये कितने मोल हो जाएगा, 0.00224 डिवाइडेड बाई 22.4। ज्यादा समय व्यर्थ करने से बेटर है यार, पहले वाले से तो कम ही आएगा ना, जो भी आएगा 1 मोल से तो कम ही आएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। और डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसने तो सीधे सीधे शब्दों में कह दिया है कि ये 10⁻³ मोल वाटर है, तो यानी कि ये Na/1000 मॉलिक्यूल्स होगा। तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कौन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आपका ए ऑप्शन ही है। सो हम करेक्ट मार्क करके किसको आएंगे, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। देखो मैंने पिछली 2 लेक्चर्स में ये चीज बोला भी था आप लोगों को कि ये मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन के नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं होते बहुत सीधे हैं, है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कभी भी इसमें ना इधर उधर थोड़ा भी मत करना, मान लो हल्के में लेके चले गए और गलत करके चले आएगा, किसी ने यहीं पर 18 ml वाटर को अगर वो कंसिडर कर लिया होगा 22.4 वाला, तो उसका तो गया ना यार, एक सवाल तो गलत हो गया फालतू का, जो कि इजीली आप ग्रैब कर सकते थे। तो इस चैप्टर से कभी गलत करने की कोशिश मत करना। जैसे साहित्य पढ़ने के लिए तुमको ABCD पढ़ना होता है ना, उसी तरीके से केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ना मोल एकदम बेसिक है, तो इसको तो एकदम ऐसा कर लो कि कोई क्वेश्चन कभी गलत ना हो, है ना? और इसको सही करने का सबसे सही तरीका है कि डोंट क्रैम फॉर्मूलाज, है ना, गो एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। वो एक बार समझ आ गया ना तो फॉर्मूला तुम ड्राइव करते हुए निकलोगे, है ना? वो जो रिलेशन आती है ना, कभी क्लास में पढ़ाऊंगा, वो सब रिलेशन क्रैम करने की जरूरत नहीं है, ये चलते चलते वो रिलेशन निकल जाती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, लेकिन डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने कल इस तरीके का कुछ क्वेश्चन कराया था, वो जो आपका सैंपल कराए थे ना मैंने, देखो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी गया है तुम्हारे नीट के 2016 वाले एग्जाम में। एक्चुअली नीट में शायद ये फिर से पेपर हुआ था, उसके 2 बार पेपर हुआ था। तो देखो सपोज द एलिमेंट्स x एंड y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स XY2 एंड X3Y2 व्हेन 0.1 मोल ऑफ XY2 बेस
क्या चीज 10 ग्राम एंड 0.05 मोल ऑफ X3Y2 weighs 9 ग्राम, द एटॉमिक वेट्स ऑफ X एंड Y आर। इट इज वेरी इजी, हम X का एटॉमिक वेट X ही मान लेते हैं और Y का एटॉमिक वेट Y मान लेते हैं, वही इधर उधर लेने की जरूरत ही नहीं है, आराम से हो जाएगा काम। फालतू क्या है मैक्सिमम Y माने। देखो पहला चीज क्या कह रहा है, XY2 के बारे में कुछ ये कह रहा है, और इससे पहले भाई वो मोल का बेसिक फंडा सबको पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हाँ तो वही लगाऊंगा मैं। देखो कह रहा है 0.1 मोल जब लिया जाता है तो उसका वेट कितना है, 10 ग्राम है, और किस चीज का है, XY2 का। तो XY2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, X प्लस 2Y, है ना। तो इसको थोड़ा सा बना लोगे तो X प्लस 2Y इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 100 कैसे हुआ भैया, जिसको नहीं पता ये 1/10 होगा, 10 into 10 100 हो जाएगा, ठीक। X3Y2 के बारे में क्या कह रहा है, X3Y2 के बारे में कह रहा है कि X3Y2 का जो 0.05 मोल है वो कितना ग्राम वेट कर रहा है, 9, है ना। हाँ 9, और क्या है X3Y2 है तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 3X प्लस 2Y, समझे। तो अब ये देखो 0.05 को 5/100 लिख सकते हैं, 5/100 को 1/20 लिख सकते हैं, तो ये 20 into 9 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन क्या बनेगी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। अब आपके सामने दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, बहुत अच्छे सॉल्व करना आता होगा सबको, तो 2 - 1 कर देते हैं, देखो अपने आप काम हो जाएगा। 2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y 180 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। घटा दो दोनों को, घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये y से y कैंसिल हो जाएगा पूरा, और 180 में से 100 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 80, और ये 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 40, और x की वैल्यू को कहीं भी रख दो, यहाँ 40 रख दो, तो 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 60, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। तो x का मोलिकुलर वेट हो गया कितना, 40, और y का कितना हो गया 30। तो एग्जैक्टली ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है भाई लोग, चलते हैं आगे। देखो ये प्यारा क्वेश्चन है ना, इसमें गलती के चांसेस ज्यादा हैं आप लोगों से। देखो व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% weight by volume solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% weight by volume NaCl solution, ठीक है, और सब मोलर मास वगैरह दिया हुआ है। तो अभी तक देखो हम स्टोइचियोमेट्री का प्रॉब्लम करते थे तो वहाँ मास दे देता था या मोल दे देता था, हमको कुछ ज्यादा नहीं करना होता था। यहाँ हमको ना स्टोइचियोमेट्री की ही प्रॉब्लम है ये, बस ये जो 16.9% और 5.8% दिया हुआ है ना, इस डेटा से हमें मास एक्सट्रैक्ट करना होगा, मास कितना यूज किया जा रहा है, फिर मास को मोल में कन्वर्ट करके आगे बढ़ना है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो भैया स्टोइचियोमेट्री की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जब कभी भी AgNO3 का रिएक्शन NaCl के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है, AgCl बनता है और NaNO3 बनता है, और यहाँ प्रेसिपिटेट कौन होता है, AgCl इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, है ना। बाकी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, मोल बस निकल जाए। तो भैया AgNO3 कितना लिया गया है, 50 ml लिया गया है, और कहाँ से लिया गया है, 16.9% वेट बाई वॉल्यूम लिया गया है। तो 16.9% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि 100 ml सोल्यूशन में 16.9 ग्राम होगा। तो भैया जब 100 ml सोल्यूशन में 16.9 ग्राम होगा तो 50 ml कितना होगा, आधा ना होगा, तो ये 16.9 डिवाइडेड बाई 2 ग्राम होगा। 16.9 डिवाइडेड बाई 2 ग्राम का मतलब AgNO3 कितने मोल लिया जा रहा है, तो मोलर मास से डिवाइड कर दो 16.9 डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाई Ag 108 होता है, ये 14 होता है, और ये O3 48 होता है, तो जोड़ोगे तो 170 आ रहा है करीब करीब इतने मोल। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये तकरीबन 0.49 मोल आएगा। तो यानी कि हमने यहाँ पे 0.49 मोल AgNO3 लिया है। और जहां तक बात रही आपके NaCl सोल्यूशन की, NaCl कितना लिया गया, 5.8% सोल्यूशन, वेट बाई वॉल्यूम ही है, और ये 50 ml ही लिया गया है। तो भैया 5.8% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ,
5%, 5.8% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब हुआ कि 100 ml में 5.8 ग्राम है। तो जब 100 ml में 5.8 ग्राम है तो 50 ml में कितना हो जाएगा, 5.8/2 ग्राम हो जाएगा। तो मतलब मोल कितने हो गए, NaCl का मोलर वेट होता है 58.5, यानी कि इतने मोल, और ये भी सॉल्व करोगे तो करीब करीब 0.49 मोल ही आएगा। तो आपने ये भी 0.49 मोल ही लिया है, समझे बच्चों। तो क्या पूछा है, प्रेसिपिटेट का मास पूछा है, तो ये इनिशियल है, स्टार्ट में ये लिया गया है। तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा भैया, दोनों तुमने सेम रेशियो में लिया हुआ है, तो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये भी पूरा कंज्यूम होगा जाएगा, और AgCl बनेगा कितना, जितने मोल AgNO3 और NaCl रिएक्ट करेंगे उतने ही मोल बनेगा, तो यानी कि 0.49 मोल AgCl विल बी फॉर्म्ड। तो AgCl का लेकिन मास पूछा हुआ है, तो 0.49 को आप कन्वर्ट कर दो मास में, मोलर मास में। AgCl का कितना होता है, आपका क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर वेट, AgCl 143.5 होता है ना। तो AgCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, ये 0.049 आएगा, सॉरी 0.049, और ये भी 0.049 आएगा, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। तो जब ये सॉल्व करोगे लगभग लगभग हाफ और ये सब कैलकुलेट करके ये करीब करीब आएगा तुम्हारा 7 ग्राम के आसपास, ठीक है। तो 7 ग्राम विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, चलें आगे। तो 7, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये बहुत ही थ्योरेटिकल का क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं इस क्वेश्चन से, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। देखो कह रहा है, अभी देखो हम लोग क्या जानते हैं, अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, और इसी के हिसाब से सब कुछ रेगुलेट होता है ना। तो बोल रहा है अगर यही अवोगाड्रो नंबर, मान लो Na डैश कर देते हैं हम इसको, 6.022 इंटू 10⁻20 कर दिया जाए, तो क्या चेंजेस आएंगे, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन बैलेंस्ड इक्वेशन। रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो जब ले रहे हो तो ये तो कैंसिल हो जाता है, तो यानी कि इस पे कोई चेंज, एक सेकेंड ये कलर चेंज कर लेता हूँ, यानी कि इस पे कोई चेंज नहीं आएगा। रेशियो, रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा रेशियो पे फर्क। द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, मास पे कोई प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो जब इस पे ये जानते हो, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये मोल की डेफिनेशन से उठाया गया क्वेश्चन है, जिसने एनसीईआरटी का वो चैप्टर पढ़ा होगा वो कर लेगा, वरना नहीं कर पाएगा। देखो शुरुआत हुई थी जो मोल कंसेप्ट की, वो यहाँ से दी गई थी कि 12 ग्राम जो कार्बन एटम होता है उसको हम 1 मोल बोलते हैं, और वहां से पता चला था कि 1 इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। ये अवोगाड्रो नंबर बेसिकली यहां से आया है। तो भाई अब वो एटम्स तो फिक्स है ना, 1 मोल में इतना ही होना चाहिए। तो अब अगर तुम मोल की डेफिनेशन ही बदल दो कि नहीं, हम 6.022 इंटू 10⁻23 को नहीं बोलेंगे, हम 6.022 इंटू 10⁻20 को बोलेंगे, तो इसमें तो बस इतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आए ना, तो इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मास 12 ग्राम तो नहीं होगा ना। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पहले 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास क्या रहा, अगर हमने अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 रखा, तब वो रहा आपका 12 ग्राम। अगर आप ये रखोगे तो 12 इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा 1 मोल का मास, समझे। तो चेंजेस कहाँ आएंगे, इसमें आएंगे। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम आते हैं अगले पार्ट में, ये भी स्टोइचियोमेट्री का ही क्वेश्चन है। देखो इस चैप्टर से स्टोइचियोमेट्री और नंबर वगैरह से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या चीज है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सैंपल डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। So what will be the percentage purity of magnesium carbonate
इन द सैंपल। तो अब जिसको नहीं पता हम परसेंटेज प्योरिटी का मतलब बता दें। जब हम सैंपल की बात करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल की अगर बात की जा रही है, तो इसका मतलब उसमें 20 ग्राम में 20 के 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी है, अदर देन मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है। तो हम इसको डिकम्पोज कराएंगे। तो लेट अस से वहां पर 15 ग्राम, 20 में से 15 ग्राम मान लेते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो 20 का 20 ग्राम तो डिकम्पोज नहीं होगा ना इस दिए हुए इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, केवल वो 15 ग्राम डिकम्पोज होगा। तो 15 ग्राम के अकॉर्डिंग हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड और जो भी अदर कंपोनेंट मिलने वाला वो मिलेगा। तो वहां से हमको पता चलेगा कि अच्छा 15 ग्राम था, 15 ग्राम था मतलब 20 ग्राम में 15 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो वो कितना प्योर हो गया, 75% प्योर हो गया। तो वही काम हमको यहाँ करना है, हमको प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट निकालना 20 ग्राम। तो आओ देखते हैं। जब आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करो, ठीक है, तो हीट करने पे जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब स्टोइचियोमेट्री क्या करिए, जितने मोल आप ये लोगे उतने ही मोल ये बनेगा। ये कह रहा है यार बना ये 8 ग्राम है, इसको हम रिवर्स एनालिसिस बोलते हैं, हम प्रोडक्ट के थ्रू रिएक्टेंट का अमाउंट पता कर रहे हैं। 8 ग्राम बना है, 8 ग्राम का मतलब कितने मोल हो गया, या मैग्नीशियम ऑक्साइड 24 मैग्नीशियम का होता है और 16 ऑक्सीजन का होता है, यानी 40 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास है। तो 80/40 मोल बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि 1/5 मोल। भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा, जितने मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट रहा होगा, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्योर MgCO3 इन द सैंपल कितना हो जाएगा, 1/5 मोल ही होगा। और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, 24 + 12 + 48, 84 होता है ना। तो इतने ग्राम आ जाएगा, इतने ग्राम है प्योर में। सो इसलिए परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला होता है मास ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल इनटू 100 ना। तो भैया मास ऑफ प्योर सब्सटेंस कितना आ रखा है, 84/5, और मास ऑफ द सैंपल क्या है, 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कट गया, यानी कि 84%। तो यानी कि जो 20 ग्राम तुम लिए थे ना, उसमें परसेंटेज प्योरिटी कितनी थी, केवल और केवल 84% थी। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। ये परसेंटेज प्योरिटी वगैरह का मोल से तो होता ही है, इक्विवेलेंट का फंडा भी काफ़ी अच्छा होता है, उसको मैं पढ़ाऊंगा अपने सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस कोड को लगाइए और जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, ताकि हम वहाँ पर डिटेल डिस्कशन कर सकें किसी भी टॉपिक का। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है, AIPMT 2015 में पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2 एंड O2 गैसेस इन द रेशियो ऑफ 1:4। और ये 1:4 किस चीज का रेशियो, इनके मासेस का रेशियो है। दिस इज द रेशियो ऑफ देयर मास, दिया हुआ ना वेट बाई वेट। तो कह रहा व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस इन द मिक्सचर। तो भाई मेरे इसने दे दिया है कि W of H2 is to W of O2 is given 1/4, है ना। तो कह रहा मोलर रेशियो बताओ, तो भैया NH2/NO2 क्या होगा, WH2 by molar mass of H2 divided by WO2 divided by mass of O2। क्या आ जाएगा, WH2 divided by WO2, तो 32/2, और ये तुम्हें 1/4 दिया ही हुआ है ना। ये आ जाएगा 4, ठीक है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। एक बार देख लो सब लोग जिसको नहीं समझ आया है ना। और मैं आज अगर लिंक दी हुई होगी देखो इसमें डिटेल में, तो ठीक है, नहीं तो कल से मैं टेलीग्राम का एक ग्रुप बना दिया है, वहाँ पर ये जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं
इन सब का आपको पीडीएफ या पीपीटी फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पीडीएफ के लिए या पीपीटी के लिए परेशान मत होइएगा, यहाँ जो भी क्लासेस होंगी उस टेलीग्राम ग्रुप पे सारी की सारी शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न with 0.56 gram of oxygen in a closed vessel. Which reactant is left in excess and how much? तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये स्टोइचियोमेट्री में लिमिटिंग रिएजेंट का भी प्रॉब्लम है ना। लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में मैं पिछले कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुका हूँ, और लिमिटिंग रिएजेंट में पढ़ाऊंगा अपने सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे, आप लोग प्लीज बी देयर, है ना। तो देखो आओ देखते हैं क्या होता है जब भी हम मैग्नीशियम का, अब स्टोइचियोमेट्री है तो सबसे पहले हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। मैग्नीशियम का जब भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है तो हम स्टोइचियोमेट्री लगा नहीं पाएंगे, तो बैलेंस कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, नाउ इट इज बैलेंस्ड। अब कह रहा है कि 1 ग्राम ये लिया गया है और ये 0.56 ग्राम लिया गया है। कह रहा है ये नहीं पूछ रहा है कि एमजीओ कितना बनेगा, ये पूछ रहा है कि कौन बचेगा, यहाँ रिएक्टेंट साइड में कौन बचेगा और कितना बचेगा, ठीक है। तो इनिशियल आपके सामने ये सब दे रखा है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 0 मान लेंगे। ओके, अब देखो सबसे पहले मोल बना लो इसको, ये हो गया 1/24 मोल और ये हो जाएगा 0.56 डिवाइडेड बाई 32, और सॉल्व कर लेंगे तो 56 डिवाइडेड बाई समथिंग 3200 मोल आएगा। तो अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा क्या होता है, हमने बोला था ना कि जब आपको ये अमाउंट्स एकदम रेशियो में ना दिए हुए हो उस समय हम डिसाइड करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए, ठीक है। जो भी पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब अगर मैं देखूं तो ऑक्सीजन के 1 मोल को 2 मोल चाहिए, तो ऑक्सीजन के 56/3200 को कितना मोल चाहिए होगा, डबल चाहिए होगा, यानी कि 56 डिवाइडेड बाई 1600 चाहिए होगा। और इस वैल्यू को अगर हम देखें, ये वैल्यू इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ये कहीं ना कहीं इससे क्या है, छोटी है। तो इफ दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन दिस, यानी कि ऑक्सीजन इज गोइंग टू गेट कंज्यूम्ड कंप्लीटली, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो यानी कि ये रिएक्टेंट पार्ट में बचेगा नहीं, तो रिएक्टेंट पार्ट में एक्सेस कौन बचेगा, मैग्नीशियम बचेगा। तो आपका 2 और 4 ऑप्शन तो यही गलत हो गया। अब कितना बचेगा, तो कितना बचेगा तो आपको कैसे निकालना है, ये 1/24 था और कितना कंज्यूम हो गया, 56/1600 मोल कंज्यूम हो गया। ये जो भी रिएक्टेंट मान लो x आता है उसमें तुम 24 से मल्टीप्लाई कर देना, उतने ग्राम ये बचेगा। सो डू दिस कैलकुलेशन बाय योर ओन, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल, मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएजेंट था और अमाउंट हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, सही बताया आपने। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखो हमारा अगला प्रॉब्लम क्या है, अगला प्रॉब्लम है कि व्हेन 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस is mixed with 11.2 liters of chlorine gas, each at STP, the moles of HCl formed is equal to। so आप देख सकते हैं कि कंसेक्यूटिव ईयर्स में आपका ये स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं मेडिकल एग्जाम्स में तो ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसको कभी भी आप लोग ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में एक एक क्वेश्चन मैटर करता है और इस तरीके के क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका मोरल बूस्टअप करते हैं, ठीक है। नहीं तो आधा तो आदमी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो क्वेश्चन तो छोड़ो, आधा तो प्रेशर से मर जाता है, प्रेशर से ही परेशान हो जाता है। तो ये सब क्वेश्चन काम क्या करेंगे, आपका प्रेशर रिलीज करने का काम करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व कर लोगे तो जो डर होता है वो धीरे धीरे खत्म होता रहता है, तब तुम खतरनाक क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। वो सब स्ट्रेटजी वगैरह की बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। खैर अभी मेरा ये टारगेट है कि आप इस पार्ट से कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें ना। देखो 22 सबसे पहले काम क्या करना है, देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, 2HCl है ना। कह रहा है 22.4 लीटर हाइड्रोजन है, 22.4 लीटर का मतलब
1 मोल। ठीक है, और कह रहा है 11.2 लीटर क्या है, क्लोरीन है, तो 11.2 लीटर का मतलब हो गया 1/2 मोल। तो कौन भैया लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे, दिस क्लोरीन इज गोइंग टू गेट कंज्यूम कंप्लीटली, सो लिमिटिंग रिएजेंट इज क्लोरीन एंड लिमिटिंग रिएजेंट विल बी डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, है ना। एंड व्हाट डज दिस स्टोइचियोमेट्री सजेस्ट अबाउट द अमाउंट, कि अगर आपका 1 मोल क्लोरीन है तो 2 मोल HCl बनेगा, तो हाफ मोल अगर क्लोरीन है तो HCl कितना बनेगा, हाफ इंटू 2 दैट इज 1 मोल HCl विल बी फॉर्म्ड। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या आता है इसका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो भैया चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। हमारा अगला प्रॉब्लम है बहुत आसान, बहुत ही आसान। ठीक है, नीट 2013, ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप केवल केमिस्ट्री में, समझे। केमिस्ट्री धोखा नहीं देती, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं, है ना। तो एकदम बढ़िया से इसको जकड़ के जाओ, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा फिजिकल केमिस्ट्री का, बढ़िया से पढ़ के जाओगे तो, समझे। अब चलो देखो क्या कर रहा है, 6.02 into 10 to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution, the concentration of the solution is, ऑप्शन में सब में m दे रखा, मतलब ये तुमसे क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी पूछ रहा है। सो मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए होगा बताओ ना। कहाँ गए यार हम लोग, कहाँ थे। हाँ, मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए होता है, मोलैरिटी के लिए चाहिए होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी किस में है, लीटर्स में चाहिए होता है। तो भैया यूरिया सोल्यूट है तुम्हारा, और उसके कितने मॉलिक्यूल्स दिए हुए, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 20, तो मोल निकालने के लिए क्या करोगे, अब अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे ना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, तो कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -3 मोल आ जाएगा। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ भैया, 100 ml दिया हुआ है, तो 100 ml का मतलब होता है 0.1 लीटर, लीटर में चाहिए मोल निकालने के लिए, समझे। बस क्या करना, फार्मूले में रख दो, लो मोलैरिटी आ गई। मोलैरिटी कितनी आ गई, 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.1, ये कितना आ गया, 10 टू द पावर -2 मोलर। 10 टू द पावर -2 का मतलब होता है 0.01 मोलर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अरे एकदम दिक्कत नहीं होगी भाई, आयनिक इक्विलिब्रियम में कोई दिक्कत नहीं होगी, आने तो दो मुझे वहां तक, अभी तो पहले इसको तो कंफर्म कर लेते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, परेशान मत होइए। एटलीस्ट ये जो सीरीज चल रही है इसमें जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम भी डिस्कस होगा, और मैं पढ़ाऊंगा भी, तो प्लीज सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे सब लोग चले जाइए। नहीं, मैं आप लोग की प्रॉब्लम अगर इजी कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा मेरा सपोर्ट करिए, समझे। चलो खैर, वो तो इजीली सब कराया दिया जाएगा आपको, आयनिक इक्विलिब्रियम भी कराया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उससे पहले मैं केमिकल इक्विलिब्रियम कराऊंगा, पहले वो समझाऊंगा। और दिक्कत मैं समझ रहा हूँ कहाँ आ रही होगी तुम लोगों को, इक्विलिब्रियम स्टेट में कितना अमाउंट है, कब हमको एक्स माइनस करना है, कब वो मल्टीप्लाई करना होता है, ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो डोंट वरी, है ना। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, समझे। मैं हूं ना। क्यों डरने की जरूरत है। चलो भाई, पीडीएफ मिल जाएगी यार, मैं बोला ना कि अभी देखो, जानते हो आज शायद देखो वो क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम वाली लिंक देखो शायद शेयर करना भूल गया हूँ। अगर आज नहीं शेयर कर पाया हूँ तो अगले वाले लेक्चर में मैं टेलीग्राम वाली लिंक शेयर कर दूंगा, और वहां पर आपको ये सारे लेक्चर्स का पीडीएफ मिल जाएगा या पीपीटी मिल जाएगा। चिल एकदम, समझो बस, है ना। वो सब टेंशन मत लो, वो सब सर की टेंशन है ना। सब अपने अपनी टेंशन मुझे दे दो, पीडीएफ पीडीएफ की टेंशन मत लो तुम लोग, समझने पे ध्यान दो भाई। हाँ, खोई नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन नहीं लो। देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन should be used to prepare 250 ml of 2 molar HNO3, और कह रहा है द कंसंट्रेटेड एसिड इज 70% W by W, वेट बाई वेट HNO3, है ना। तो देखो अभी आंसर चेक कर लेते हैं यार, समझा लेने दो ना, तुमको आ रहा है तो सबको पता नहीं आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। लेट मी मेक अंडरस्टैंड एवरीवन। देखो जैसे जब हम वो रूह अफ़ज़ा की बोतल ले आते हैं ना, रूह अफ़ज़ा में जो शरबत होता है वो कैसा होता है, हाईली कंसंट्रेटेड होता है। तो क्या वही पी जाते हैं हम डायरेक्टली, बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, उसमें से थोड़ा सा अमाउंट जितना हमको चाहिए होता है वो निकालते हैं, फिर पानी मिलाते हैं, तब बनाते हैं ना, वो भी रूह अफ़ज़ा सोल्यूशन है।
और जो बोतल में था वो भी रूह अफ़ज़ा सोल्यूशन है। वन इज कंसनट्रेटेड स्टॉक सोल्यूशन और दूसरा है जो हम यूज करने जा रहे हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक ये सोल्यूशन दिया हुआ है, देखो ये वाला सोल्यूशन क्या है, 70% वेट बाई वेट है HNO3 का, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सोल्यूशन के 100 ग्राम सोल्यूशन में 70 ग्राम HNO3 है, ये स्टॉक में, समझे। और इससे हमको बनाना है एक सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी हमको केवल 2 मोलर चाहिए और 250 ml बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोल्यूट आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। तो चलो देखते हैं कि यहाँ से हमको कितना ग्राम चाहिए। तो हमको रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ HNO3 क्या हो जाएगा, देखते हैं। भाई मोलरिटी 2 दी हुई है, रिक्वायर्ड मोल्स n मान लेते हैं और 250 ml का मतलब होता है 1/4 लीटर, ठीक है। इतना तो कर लोगे यार, है ना। 1/4 मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड 1/2 मोल्स रिक्वायर्ड, और 1/2 मोल का मतलब HNO3 कितना हो गया, 1/2 इंटू 1/2 मोल HNO3 का मतलब HNO3 का मोलर मास कितना होता है यार, 1 और फिर इसके बाद 14 और 48, 63 होता है, 63 होता है ना, हाँ 63 ग्राम पर मोल होता है। तो यानी कि 63 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने ग्राम तुमको चाहिए। अब देखो ये इतने ग्राम तुमको HNO3 चाहिए, कह सोल्यूशन का हम कितना ग्राम लेंगे। तो भाई जब हमको 70 ग्राम HNO3 चाहिए होता है तो हम 100 ग्राम सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। तो जब हमको 1 ग्राम चाहिए होगा तो हम कितना लेंगे, 100/70 ग्राम सोल्यूशन लेंगे। तो जब हमको 1/2 मतलब 63/2 ग्राम चाहिए होगा तो हम कितना लेंगे, 63/2 इंटू 63/2 इंटू 100/70 ग्राम लेंगे सोल्यूशन कंसनट्रेटेड वाला। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 7 9 63 45 ग्राम, ठीक है। 45 ग्राम कंसनट्रेटेड HNO3 लेना पड़ेगा, समझे। तो ठीक है, देखो जो जिसको नहीं समझ आया, प्रैक्टिस थ्योरी बुक फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, हाँ भाई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। 45 ग्राम ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 सोल्यूशन रिक्वायर होगा। जिसको नहीं समझ आया एक बार इसको रिपीट करके देख लेना, ठीक है, बिल्कुल समझ आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो मैंने बोला था ना कि आपको रटने की जरूरत नहीं है रिलेशन। देखो कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन अ 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन इज, देखो इसको अभी चलते चलते सॉल्व कर देंगे हम लोग, ठीक है। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो यानी कि एक्वस सोल्यूशन है तो उसमें सोल्यूट है, सोल्यूशन में हमारे क्या है, सोल्यूट है और वाटर है, सोल्यूट और वाटर है। तो मोलैलिटी दी हुई है 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोल सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, H2O है। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 1000 डिवाइडेड बाई 18, 55.56 मोल H2O। तो तुम्हारे पास देखो दोनों मोल है, सोल्यूट का भी मोल है, सॉल्वेंट का भी मोल है। मोल फ्रैक्शन निकालना किसका है, सोल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का। सोल्यूट का कितना मोल है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 55.56 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 56.55 कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देख सकते हो। तो आई गेस ये आना चाहिए, थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। एक बार कैलकुलेशन करके वैसे देख लेना, दिख तो यही रहा है कि ये 0.0171 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बिल्कुल बिल्कुल वेटेज वगैरह सबका वीडियो बनेगा यार, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ना, है ना। बना देंगे क्वेश्चन, अगर तुम लोगों को वेटेज वगैरह से रिलेटेड चाहिए तो मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा, ठीक है। उसको हम शेड्यूल कर लेंगे कभी। अभी पहले हम ये प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, क्योंकि ये तो तुम्हारा ABCD पढ़ रहा है ना हम केमिस्ट्री का। अभी मैं बोला ना अभी कि आपको अगर साहित्य पढ़ना है, अंग्रेजी साहित्य जाके पढ़ना, तो ABCD आना चाहिए ना यार। तो जब केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो मोल कंसेप्ट आना चाहिए, एन फैक्टर आना चाहिए, थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, पहले ABCD पढ़ लेते हैं, सब होगा, है ना। और मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि यार जो लोग अपीयर होने जा रहे हैं अभी नीट 2020 में,
आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अगले 40-50 दिनों में तुम्हारा पूरा एक बार रिवीजन करा दूँ। ये मेरा प्रयास रहेगा, बस आप भी थोड़ा प्रयास कीजिए, आके जुड़िए यहाँ पर, ठीक है। और मैं ये नहीं कोशिश करूंगा कि कभी आप लोग इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि मैं बहुत खतरनाक क्वेश्चन करा रहा हूँ। आई विल ट्राई टू स्टिक टू द करिकुलम ऑफ नीट यूजी ओनली इन दीज वीडियोस। बाकी खतरनाक वाली चीजें करनी है तो आइए चैनल पे, वहां पढ़ेंगे हम लोग। अभी यहाँ हम लोग नीट यूजी की बात कर रहे हैं तो केवल उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। बुक वगैरह का बात अभी जब मैं ना एक बार ये पूरा डिस्कस कर लेता हूँ, 5 मिनट में बुक वगैरह की बात कर लूंगा, अभी फ्लो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। कौन पूछ रहा था बुक के बारे में? हाँ, शर्मा जी, शमा, जो भी नाम है, मैं बात कर लूंगा उसकी। लेट डोंट डिस्टर्ब द फ्लो, है ना। चले आगे। देखो, ये इसके बारे में मैंने अभी शुरू में बताया कि यार मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स वाले क्वेश्चन होते इजी हैं लेकिन आते बहुत हैं। देखो ये शायद दूसरी तीसरी बार आ गया ना प्रीवियस ईयर में, अभी हम 2005 तक का करने वाले हैं और अगले में तो 2005 से पहले का भी करने वाले हैं, तो आप देखोगे कितनी बार ये सब आएगा। तो ये आप लोगों के लिए तो बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। देखो 8 ग्राम H2 का मतलब कितना हो गया, 8/2 मतलब 4 मोल H2, 4 मोल H2 का मतलब 4 NaH2 मॉलिक्यूल, ठीक है। 64 ग्राम SO2 का मतलब हो गया क्या, 64 डिवाइडेड बाई 64 यानी कि 1 मोल SO2 यानी कि NaSO2 मॉलिक्यूल्स, और 44 ग्राम CO2 का मतलब हो गया 44/44 मतलब कि 1 मोल मतलब NaCO2 मॉलिक्यूल्स, और 48 ग्राम O3 का मतलब हो गया क्या, 48 डिवाइडेड बाई 48 दैट इज 1 मोल यानी कि Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इतनी जल्दी मैंने इसलिए की क्योंकि मैं क्वेश्चन में पहले करा चुका हूँ। तो क्या दिख रहा है आपको सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, समझे। हाँ बिल्कुल, ए ऑप्शन करेक्ट है। 8 ग्राम H2 विल कंटेन एकदम सब करा ही तो रहा हूँ मैं, पी वाई क्यूज का ही तो सीरीज करा रहा हूँ यार, बस आप फॉलो करो, आप लेट आए हो शायद। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कह रहा है, अब देखो इस तरीके का भी मैंने पिछली सीरीज में कराया था टेट्रा एटॉमिक से रिलेटेड, अब ये ट्राई एटॉमिक आ गया। तो भाई ट्राई एटॉमिक का मतलब, जो बहुत परेशान आत्मा होगी वही नहीं जानता होगा, ट्राई एटॉमिक का मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम्स हो, 1 मॉलिक्यूल बराबर 3 एटम हो, उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ट्राइएटॉमिक गैस। तो कह रहा है 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अरे मेरे भैया, अगर आपका 0.1 मोल मॉलिक्यूल है तो ट्राइएटॉमिक होने के नाते 0.3 मोल क्या हो जाएगा, एटम्स हो जाएंगे। और 0.3 मोल एटम्स का मतलब क्या होता है, 0.3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स नहीं रह जाएंगे। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.806 इंटू 10⁻23 एटम्स। एकदम हलवा क्वेश्चन था ये, है ना। तो इसको हल्के मत ले लेना, नीट में पूछा गया है, समझ रहे हो ना, नंबर बनाता है ये। क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर, ये क्या हो गया यार, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, समझे। चलो चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये देखो इतनी बड़ी कहानी लिख दिया है, समझ रहे हो, लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना। देखो क्या कह रहे हैं ये, इनका कहना है, क्या कहना है, लाल कलम ले लेते हैं। देखो कह रहा है 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन एनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सोल्यूशन। If sodium carbonate dissociates completely, molar concentration of sodium ion and carbonate ions are respectively, molar mass Na2CO3 का दिया हुआ है। तो भाई मेरे, अगर तुम सोडियम कार्बोनेट को तोड़ोगे सोल्यूशन के अंदर, कैसे टूटेगा, 2 सोडियम आयन देगा और एक क्या देगा, कार्बोनेट आयन देगा। So it means whatever will be the concentration of sodium carbonate, the concentration of sodium ions will be twice of that and the concentration of carbonate ion will be same as the concentration of Na2CO3. So what do we need to do? हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का मोलैरिटी निकालना चाहिए, सब काम अपने आप हो जाएगा। तो भाई 25.3 ग्राम दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 ml, 250 ml का मतलब 1/4 लीटर। तो Na2CO3 के मोल्स कितने हो जाएंगे, है भाई 25.3 डिवाइडेड बाई 106 होगा ना।
तो भाई मोलैरिटी कितनी आ गई सोडियम कार्बोनेट की? सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी आ जाएगी 25.3 डिवाइडेड बाई 106 डिवाइडेड बाई 1/4। ये इधर गया तो ये हो गया 4 12 1 5 को 20 21 तो 10 101.2 divided by 106 and it will be coming out to be approximately 0.955। तो इनिशियली बिफोर डिसोसिएशन आपने इसकी जो कंसंट्रेशन ली वो 0.955 ली, उस समय कंसंट्रेशन जीरो रखी। आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये अपने इस फॉर्म में नहीं रह जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो 2 इंटू 0.955 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0.955 हो जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1.910 और ये 0.955। तो भैया सोडियम की कंसंट्रेशन ये रहेगी और कार्बोनेट की कंसंट्रेशन ये रहेगी। ऑप्शन नंबर ए कौन बोल रहा है, बी होगा करेक्ट, समझे? सोडियम पहले दिया हुआ है ना, देख लो एक बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी इजी प्रॉब्लम, AIPMT 2009। ठीक है, देखो तोप नहीं है, समझ रहे हो ना, है ना, तुम भी चला सकते हो तुम भी मेडिकल आराम से क्रैक कर सकते हो। केमिस्ट्री की प्रॉब्लम कोई तोप नहीं होती अगर इजीली समझी जाए तो, है ना, बस स्टिक टू द कंसेप्ट। देखो क्या कह रहा है, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन अ स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन द रिएक्शन विल बी। फिर से वही लिमिटिंग रिएजेंट वाला फंडा आ गया। यू हैव टू चेक आउट फॉर द लिमिटिंग रिएजेंट, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो देखो भाई जब हम एक्सप्लोड करते हैं वाटर फॉर्मेशन के लिए तो ये होती है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, है ना। तुमने ले लिया है 10 ग्राम H2 यानी कि 5 मोल H2 है, 64 ग्राम क्या ले रखा है, ऑक्सीजन ले रखा है, यानी कि 64 डिवाइडेड बाई 32 कितना हो जाएगा, 2 मोल तुमने क्या ले रखा है, ऑक्सीजन ले रखा है। तो इसके 1 मोल को हाफ मोल चाहिए होता, तो 5 को 2.5 मोल चाहिए होगा, 2.5 मोल चाहिए होगा, जो कि नहीं है। तो क्या हाइड्रोजन इज गोइंग टू गेट कंज्यूम कंप्लीटली, नो। तो क्या हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, नहीं होगा। इसके हाफ मोल को 1 मोल चाहिए, तो 1 को 2 चाहिए होगा, 2 को 4 चाहिए होगा, यहाँ 2 है, इसके 4 से ज्यादा ही मिला हुआ है, मतलब दिस ऑक्सीजन इज गोइंग टू गेट कंज्यूम कंप्लीटली, मींस ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ H2O। तो हाफ से कितना बनता है, 1 बनता है, तो 2 से कितना बनेगा, 4 मोल बनेगा, समझे। तो द आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन, 4 मोल बनेगा। ठीक है, इस पे स्टोइचियोमेट्री की प्रॉब्लम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, है ना, कोई गलती ना करके आओ। देखो अगेन 2009 में भी पूछा, देखो 2008 में भी स्टोइचियोमेट्री की ही प्रॉब्लम पूछ रखा है। देखो हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ, इसकी कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पिछले प्रॉब्लम जैसा है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेनी है। PbCl2 कितना बनेगा, अगर हम क्या कर रहे हैं, PbO का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ, क्या ये बैलेंस है, PbCl2 बनेगा और H2 गैस लिबरेट होती है, तो इसको 2 कर दो, बस बैलेंस हो गया। तो कह रहा है 6.5 ग्राम PbO लिया गया और 3.2 ग्राम HCl लिया गया। तो 6.5 ग्राम PbO का मतलब हो गया लेड का तुम्हारा, लेड ऑक्साइड के मोलर मास से मल्टी डिवाइड कर देना, ये मोल्स आ जाएंगे, और इसको 36.5 से डिवाइड कर देना, इसके मोल्स आ जाएंगे। चेक कर लेना कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, और वहां से तुम आराम से ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल पिछली प्रॉब्लम जैसा है, इसको खुद से करके एक बार देखो क्या आंसर आता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी AIPMT 2008 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले किसी स्लाइड में कराया था, 1 या 2 में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, कोई नहीं, एक बार फिर से कर लेते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है और डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, तो भाई ये क्या होता है फॉर्मूला, मास इज इक्वल टू V इंटू डी, सिंपल फॉर्मूला यूज हो रहा है। तुमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, डेंसिटी दे रखी है, तो 1 मॉलिक्यूल का मास भी तो पता होना चाहिए। अच्छा, मोलर मास ऑफ वाटर,
18 ग्राम पर मोल होता है, मतलब कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम है। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल वाटर का मास कितना हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 होगा, है ना। तो ये करीब करीब 3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आता है एक का मास। तो आपको 3 इंटू 10⁻⁻23 एक वाटर मॉलिक्यूल का मास पता है, वॉल्यूम बताना है, डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है। तो यानी कि वॉल्यूम विल बी 3 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, क्या कौन बोल रहा है ये 55.56 कौन बोल रहा है, एक बार चेक करो भाई, देखो 55.6 मोलैरिटी होती है, समझे ना, मोलैरिटी नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तुमसे एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो प्लीज, मैं बोला था यही गलती करके आते हो, है ना, इतना आसान क्वेश्चन गलत करके चले आओगे तो क्या फायदा फिर इतनी तैयारी करने का, है। मैं बार बार बोलता हूँ, अपने दिमाग का पैराशूट खोले रहो नहीं तो गिरोगे तो बहुत चोट लगेगी। हाँ ठीक है, कोई नहीं, आगे से ध्यान देना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी इजी प्रॉब्लम अगेन, देखो नीट में पूछा गया है, कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस। अबे ये कौन सी प्रॉब्लम है, ये फिर से वही स्टोइचियोमेट्री की प्रॉब्लम है। तो हमको करना क्या है, हमको सबसे पहला काम करना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसकी, कंबशन की, किसके, प्रोपेन गैस के। C3H8 को अगर ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और H2O बनता है। पहले बैलेंस कर लो, उसके बिना तो लगेगा नहीं। ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 3 2 जा कितना 6 और 4 कितना 10, तो यानी कि ये 5। तो ये तो देखो देखते देखते क्वेश्चन हो गया कि स्टोइचियोमेट्री क्या करी, 1 मोल के लिए 5 मोल चाहिए, तो भैया 1 लीटर के लिए कितना चाहिए होगा, 5 लीटर चाहिए होगा, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, है ना। ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा गया था, ये समझ लो तुमको बोनस मिला हुआ था, क्योंकि इसको सॉल्व करने में किसी को भी 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, है ना, इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, है ना। तो ये बोनस था आपके लिए। चलो भाई, ये आ गया, देखो ये थोड़ा टाइम कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन है। हाँ देखो, कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव कार्बन इतना परसेंट एंड हाइड्रोजन इतना परसेंट। तो कह रहा है द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी। तो भाई ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी वाला काम नहीं है, इसमें जो टाइम दिया जाता है ना क्वेश्चन के लिए, वो टाइम दो, है ना, नहीं तो फालतू में गलत हो जाएगा थोड़ा सा भी कैलकुलेशन। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले जो भी एटम दिया हुआ उनका नाम लिख लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और 100 ग्राम एज्यूम कर लेते हैं। तो मास कितना हो जाएगा 100 ग्राम में, इसका 38.71 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 9.67 हो जाएगा, और बचा हुआ जो होगा कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यार, एक सेकंड, 38.71 और प्लस 9.67, सम करो यार जरा, 8 और 7 13 और 1 10 8 18 और 4 48.38, तो यही सब है। तो यानी कि तुम्हारा 51.62% जो है वो ऑक्सीजन होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 51.62 ग्राम। अब क्या करते थे हम अगले स्टेप में, ये जो भी मासेस हैं इन सबको इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करते थे, जिसको 12 से डिवाइड कर दो, और 9.67 को किससे डिवाइड कर दोगे, 1 से डिवाइड कर दोगे, 51.62 को किससे डिवाइड कर दोगे, 16 से डिवाइड कर दोगे। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 12 24 36, ठीक है 36 और ये 2, तो 3.2 समथिंग 5 के आसपास आएगा लगभग लगभग। और ये कितना आ जाएगा 9.67 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 48 और 3, तो अप्रॉक्सीमेटली ये भी इतना ही आएगा 3.2 और 9.6। अब अगला काम हम क्या करते थे कि इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होता था उससे हम सबको डिवाइड कर देते थे। तो 3.2 डिवाइडेड बाई 3.2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 9.6 डिवाइडेड बाई 3.2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3.2 डिवाइडेड बाई 3.2 कितना आ जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा।
अब ये सिंपल नंबर रेशियो अगर है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर हमसे सिंप्लीफाई करते थे। तो अभी तो मिल गया हमको। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इंपीरिकल फॉर्मूला CH3O होना चाहिए। तो ये इंपीरिकल फॉर्मूला होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? इसका 2 करेक्ट होगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से, मतलब इसकी जो रेट ऑफ एक्यूरेसी होगी इस तरीके के क्वेश्चन की वो ज्यादा होगी, बशर्ते आप बस इसको थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा ना। कोई शॉर्टकट वॉर्टकट लगाने क्वेश्चन कोशिश मत कीजिएगा, है ना। मैं शॉर्टकट्स पे बिलीव नहीं करता। चलें आगे। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन एलिमेंट एक्स हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशंस, है ना, इतना इतना इतना। तो द वेट एवरेज एटॉमिक मास, ये शायद मैंने ये इस तरीके का क्वेश्चन भी कराया था शीट में। तो पता है ना आप लोगों को, कोई भी जो एलिमेंट होता है जिनके आइसोटोप होते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके कई आइसोटोप्स होते हैं, तो हम उनका जो एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, उसका एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि ठीक है, आइसोटोपिक मास इनटू उसका नेचुरल एबंडेंस का परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं, यही आता है। तो इस हिसाब से हमारा जो x का एवरेज एटॉमिक मास आना चाहिए वो क्या आना चाहिए भाई? 200 वाले का कितना है? 90% है, 200 इंटू 90 प्लस 199 वाले का कितना है? 8% और 109 ये, और फिर इसका 202 वाले का कितना है? 2% है। तो पूरा करके क्या कर दो? 100 से डिवाइड कर दो। ये आता है सॉल्व करने पे 119.96 के आसपास आता है। ठीक है, तो जी इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेंगे? 200 mu मान लेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ज़्यादातर वो क्लोरीन वगैरह से रिलेटेड काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्लोरीन का होता है ना, एक 75% होता है तुम्हारा और एक 25% होता है, तब जाके वो आता है 35.5 एवरेज, है ना। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखो ये भी बहुत प्यारी प्रॉब्लम है। ये थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें ऐसे हम लोग नहीं कर देंगे कुछ भी। चलते हैं अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। देखो कह रहा है, ये देखो अभी जो हमने HNO3 वाला प्रॉब्लम किया था ना कि उसमें से निकाल के बनाए हुए थे सोल्यूशन, उस तरीके का कुछ है। कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाई मास, मतलब वही रूअफ़ज़ा वाला है ना, 98% बाई मास है, मतलब ये स्टॉक सोल्यूशन है। और इस स्टॉक सोल्यूशन में 100 ग्राम सोल्यूशन में 98 ग्राम क्या है? H2SO4 है, और इसकी डेंसिटी कितनी है? 1.8 ग्राम पर ml है। इससे तुमको एक सोल्यूशन बनाना है पानी उनी मिला के, जो कैसा होना चाहिए? 1 लीटर होना चाहिए और 0.1 मोलर होना चाहिए। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस सोल्यूशन हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा भाई? वॉल्यूम इंटू मोलरिटी, 0.1 इंटू 1, मतलब आपको 0.1 मोल H2SO4 चाहिए, यानी कि 0.1 इंटू 98 है ना, 0.1 इंटू 98 कितना हो गया? 9.8 ग्राम H2SO4 इज रिक्वायर्ड, है ना। तो भाई देखो वहां पर मास पूछा था, यहाँ ml पूछा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा टीडियस हो गया। जब हमको 98 ग्राम चाहिए था तो हम 100 ml सोल्यूशन लेते। जब 9.8 ग्राम चाहिए तो कितना ले लेंगे? 10 ml सोल्यूशन लेंगे ना, है ना। लेकिन ml नहीं पूछा हुआ है। ये नहीं, अरे 100 ग्राम है ना यार, सॉरी, 10 ग्राम सोल्यूशन लेंगे, ग्राम में दिया हुआ है ना। तो वॉल्यूम कितना लेना होगा भाई? हमको 10 ग्राम स्टॉक सोल्यूशन से उठाना पड़ेगा ताकि हम ये वाला सोल्यूशन बना पाए। तो 10 ग्राम सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? डेंसिटी से डिवाइड कर दो ना, 5.55 ml, बहुत आसान। देखे ना, एक बार जिसको नहीं समझ आया एक बार रिवाइज करके देख लेना, आसान है ना। और इस तरीके की प्रॉब्लम्स में एकदम दिमाग खुला हुआ ना होना चाहिए। एक भी इधर उधर गफलत की है तो देखो अभी मैं भी गलती कर रहा था, ठीक, तो वो गलती मत करना, यही वाली गलती करते हैं जनरली सब लोग। ओके, और इस तरीके की प्रॉब्लम्स को मैं जब पढ़ाऊंगा ना अपने चैनल पे तो वहां पर बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक पूरा लेक्चर इसी में लूँ। तो उसके लिए भाई प्लीज़ मेरा चैनल ज्वाइन करो और तुम लोग मेरे कोड को यूज़ करो ताकि मैं आगे अपने तरीके से पढ़ा सकूँ। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक मैं रखता हूँ। अभी प्रीवियस ईयर का ये सीरीज पूरा खत्म नहीं हुआ है। अभी जो मैंने ये डिस्कस किया ये PYQ पार्ट 1 था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। अभी PYQ पार्ट 2 बचा हुआ है।
PYQ पार्ट 2 में मैं 2005 से पहले के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और वो 8 बजे आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग मुझे फॉलो कीजिए और इन लेक्चर्स को बहुत ही सीरियसली करते रहिए। हाँ, कोई लेट आए हो तो एक बार देख लेना वापस से, और 8 बजे वाली क्लास अच्छे से ज्वाइन कर लेना, है ना। और अभी ये पहला चैप्टर चल रहा है तो ट्राई करो अभी से जुड़ने की, ताकि हम पूरी सीरीज को स्मूथ वे में 1-2 महीने में पूरी तरीके से मैं रिवाइज करा दूंगा, 11-12 का पूरा रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए नहीं, अभी वाले सेशन के लिए। अभी 8 बजे फिर से मिलेंगे। 8 बजे हम लोग और पुरानी जो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स आ रखी हैं उनको भी करेंगे। और जहां तक बात रही तुम लोगों के, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, एम्स वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बात रही वो मैं अगले वाले चैप्टर से ऐड करना शुरू करूंगा। ठीक है, अभी पहले थोड़ा सा सब लोग डेवलप हो जाओ, है ना, अच्छे से समझ आने लगे, तब इसके बाद हम उसको ऐड करना शुरू करेंगे। और जहां तक रही बात इन सेशंस के पीडीएफ की, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को देता रहूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे चिंता है आप लोगों की बहुत, एंड डोंट वरी, मैं हूं ना। तो करना क्या है आप लोगों को, करना क्या है आज के लिए, अभी इस सेशन के लिए थैंक यू। आपको मेरा बस कोड यूज करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और 2 साल के लिए सब्सक्राइब करना है, ताकि पूरी तैयारी करा सकें। आधा अधूरा तैयारी करा के भाग जाओगे, फिर बोलोगे सुमन सर तो पढ़ाया ही नहीं। तो पूरा फॉलो करो हमारी बात को, तुम हमारा बात फॉलो करो तो देखो तुम कैसे नहीं सिलेक्शन होता है तुम्हारा मेडिकल में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, और कोशिश करूंगा आपकी सारी प्रॉब्लम्स, बुक वगैरह और जो इस तरीके के डिस्कशन के लिए अभी कोई बोल रहा था कि एनालिसिस से रिलेटेड एक डिस्कशन, उसका भी मैं एक सीरीज बना दूंगा, केमिस्ट्री में किस तरीके का क्वेश्चन आता रहा है और क्या वेटेज रहा है, किस तरीके से हमको तैयारी रखनी चाहिए, वो सब मैं वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये जो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम कर रहे हैं, ये तो भाई एकदम बिल्डिंग ब्लॉक है ना, तो इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।